नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी डाची। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कहानी में प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो प्रमुख पात्र है बाकर, जो कि मुसलमान जाट है। ये कौन से गांव का है? देखिए, गांव को काट कहा गया है। काट का मतलब छोटे कुछ एक झोंपड़ियों से बना हुआ गांव, और ये जहां रहता है उसका नाम है पी सिकंदर। पी सिकंदर। काट यानी एक छोटा सा गांव जिसमें कुछ एक झोंपड़े बने हुए हैं। तो बाकर पी सिकंदर में ही रहता है, मुसलमान जाट है। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसे कहानी का नायक कह सकते हैं। उसके बाद रजिया है, जो बाकर की बेटी है। ये छोटी आयु की लड़की है, माँ से विहीन है, यानी इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, यानी बाकर की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। चौधरी नंदू है, जो पशुओं का व्यापार कर रहा है यहाँ। उसके बाद नानक है। नानक इसी के समीप गांव का रहने वाला है। नानक और मशीरमल दोनों एक ही गांव यानी एक ही काट के रहने वाले हैं। जो नानक और मशीरमल का काट है या गांव है, इसमें लगभग 30 के आसपास झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जिसमें मशीरमल के पास कुछ धन है, यानी इसके पास संसाधन ठीक ठाक हैं। जबकि नानक यहाँ पर बढ़ई का काम करने वाला एक व्यक्ति है। अब जब कहानी शुरू होती है तो जो बाकर है, ये जहां पशुओं का मेला लगता है वहां पर डाची खरीदने के लिए जाता है। डाची क्या है? जो सांडनी है या ऊंटनी कह सकते हैं। सांडनी खरीदने के लिए जाता है। और किसके लिए खरीदने जाता है? अपनी बेटी रजिया के लिए। देखिए, बाकर एक प्रकार का, जब उसका प्रारंभिक समय की वो बात करता है, जब अपनी बीते हुए समय को याद करता है, जब उसकी पत्नी जिंदा थी, तो बाकर बहुत ही सुस्त और आलसी किस्म का इंसान था। लेकिन जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उसने उसे रजिया की जिम्मेदारी सौंपकर कहा कि उसको कोई कमी नहीं होने देना और उसका पूरा ध्यान रखना है। और रजिया का ध्यान रखने के लिए वो अपनी विधवा बहन को अपने घर ले आता है, ताकि वो रजिया की देखभाल कर सके। और रजिया की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बाकर खूब जी तोड़ मेहनत करने लगता है। डाची की मांग भी रजिया ही करती है। बाकर दिन रात खूब मेहनत करके एक डाची खरीदने का निश्चय करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसका ये सपना साकार हो रहा है। जब इस कहानी का प्रारंभ होता है तो जो बाकर है वो चौधरी नंदू के जो बहुत सारे वहां पर पशु बंधे हैं वहां पर उसका दिखाया गया है, चित्रण हुआ है। तो वहां उसे चौधरी नंदू की जो डाची है वो बहुत खूबसूरत लगती है। वो उससे निवेदन करता है कि क्या तुम अगर इसे बेचने के लिए लाए हो तो तुम ये मुझे बेच दो। यहाँ पर जो बाकर है वो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नंदू उससे 160 रुपए मांगता है, यानी अपनी डाची की, अपनी ऊंटनी की कीमत कितनी लगाता है? सांडनी की कीमत 160 रुपए, जबकि बाकर के पास 150 रुपए है। नंदू उससे बढ़ा चढ़ाकर पैसे मांगता है। उसे उम्मीद होती है कि 140 के आसपास अगर कोई दे दे तो वो ठीक ठाक सा दाम है, यानी इसके पास का भी उसको इतना ज्यादा ख्याल नहीं था। लेकिन यहाँ तो उसको 150 रुपए मिल रहे थे। तो नंदू आसानी से अपनी जो सांडनी है उसको सौंप देता है। किसको? बाकर को। बाकर जब सांडनी लेकर चलता है तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि डाची का तात्पर्य क्या है? सांडनी लेकर जब चलता है अपनी बेटी के लिए, तो वो अपने पुराने समय को याद करता है, और आसपास का वातावरण का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार सांझ ढल रही है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जो बाकर है उसके मन में प्रसन्नता का भाव है कि मैं जब लेकर जाऊंगा तो रजिया क्या क्या मुझसे बातें कहेगी, किस प्रकार वो खुश होगी। और क्योंकि बाकर को ये चिंता है कि सांझ के साथ ही कहीं रजिया सो ना जाए, उसे देर ना हो जाए, वो तेज कदमों से जाता है। लेकिन जैसे ही वो मशीरमल की काट के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे ध्यान आता है कि वो जाते समय नानक, जो कि बढ़ई का काम करता है, उसको ये कहकर गया था कि वो उसके लिए एक गद्दा तैयार करे। गद्दा या एक ऐसा ढांचा जो सांड पर या सांडनी पर लगाकर उस पर बैठा जा सके। तो वो उसको तैयार करने के लिए कहकर जाता है। लेकिन जब वो नानक के घर के आगे रुकता है तो उसकी पत्नी जवाब देती है कि नानक तो मंडी गए हैं और उन्होंने हमें किसी ढांचे के बारे में या गद्दे के बारे में नहीं बताया, तो हम उसके बारे में नहीं जानते। तभी बाकर के मन में ये ख्याल आता है कि मशीरमल के पास तो कई सारे जानवर और पशु हैं, तो उसके पास ये गद्दा उसे मिल सकता है। क्यों ना मशीरमल के पास जाकर उस गद्दा लिया जाए या उससे गद्दा देने के लिए निवेदन किया जाए।
जब बाकर मशीरमल के पास पहुंचता है तो मशीरमल भी उसकी सांडनी को देखकर ललचा जाता है, यानी उसके मन में भी लालच आ जाता है। वो बताता है कि उसके पास भी एक सांडनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो बीमार हो गई और अब इतनी सुंदर और ताकतवर नहीं रही। वो इस डाची को लेने के लिए मशीरमल बाकर से कहता है, लेकिन बाकर उसे इनकार नहीं कर पाता और मशीरमल बिना किसी उसकी इजाजत लिए अपने वहां काम करने वाले जो नौकर भैंसों के लिए पट्ठे तैयार कर रहा था या भैंसों के लिए चारा तैयार कर रहा था, उसे कहता है कि तुम डाची को ले जाकर बाड़े में बांध दो। और इसके लिए वो 165 रुपए देने की बात करता है। मशीरमल बाकर को डाची के बदले कितने रुपए देने की बात करता है? 65 रुपए। यहाँ पर वो 60 रुपए के नोट निकालकर बाकर को हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत से जल्दी ही पैसे और आ जाएंगे तो वो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और सांडनी की गर्दन को सहलाते हुए वो उसे बाड़े में ले जाकर बांध देता है। लेकिन बाकर अब यहाँ पर कुछ भी, उसके जो दिमाग है वो एकदम सुन्न हो जाता है, क्योंकि अंधेरी रात है, अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में चारों ओर उसे कुहासा सा नजर आता है, यानी चारों ओर अंधकार छा जाता है। बाकर ये समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या बीता और अचानक से ये क्या घटना घटित हो गई। वो धीरे धीरे छुपकर अपने घर जाता है, लेकिन आंगन में छुपकर देखता है कि कहीं रजिया जाग तो नहीं रही। उसकी प्रतीक्षा अगर कर रही होगी तो अगर वो इस इंतजार में था कि कब दिया बुझे और रजिया सो जाए और वो चुपचाप अपने घर में दाखिल हो जाए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। जो बाकर की इच्छा और अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने की जो एक बाप की जी तोड़ कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप वो डाची खरीद कर लाया था, वो उसे अपने घर तक नहीं ले जा पाया। किसके कारण? मशीरमल के कारण। क्यों? क्योंकि मशीरमल बाकर से कहीं ज्यादा पूंजीपति है, ज्यादा धनवान है, और ऐसे में बाकर की ये हिमाकत नहीं कर पाया कि वो मशीरमल को ना कह सके। इसीलिए अपनी मेहनत से खरीदी हुई डाची वो मशीरमल के स्पुर्द करके चुपचाप वहां से चला जाता है, बिना कुछ कहे, शांत भाव से, चुपचाप। ये उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर आवाज नहीं उठा सकता। तो ये इस कहानी में क्या दिखाया गया है, इस बात पर अगर हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो यहाँ पर अश्क जी ने भारतीय समाज के यथार्थ को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डाची कहानी का जो पात्र है बाकर, उसने अपनी बच्ची को दिए वचन, अपनी पत्नी को दिए वचन और बेटी रजिया को खुशियां देने के लिए खून पसीना एक करके सभी साधन जुटाने का जो प्रयास किया था, इसके साथ साथ वो डाची खरीदने के लिए भी लगातार मेहनत करके जो पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि बेटी रजिया की इच्छा पूरी कर सके। लेकिन यहाँ पर वो डाची खरीद कर तो लाया, लेकिन अपनी बेटी की खुशियां वो उसको नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मशीरमल की बुरी दृष्टि का वो शिकार हो जाता है। अब अगर इस कहानी के उद्देश्य पर हम गौर करें तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे वो बाकर है या बाकर की तरह अन्य कोई व्यक्ति है, मेहनत मजदूरी करके अपने अपनों को प्रसन्न करना चाहता है। अपनों जैसे यहाँ उसकी पत्नी की इच्छा है और रजिया को प्रसन्न वो करना चाहता है, जबकि मशीरमल जैसे अमीर गरीबों की खुशियां नहीं देख सकते। वे अपनी अमीरी और पूंजी की शक्ति से बाकर जैसे गरीबों की डाची के रूप में उनकी इच्छाएं और अभिलाषाओं पर कामयाब हो जाते हैं। उनकी अभिलाषाएं और इच्छाएं वो छीन लेते हैं, जैसे मशीरमल ने बाकर की डाची को उससे छीन लिया। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि समाज में जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न या गरीब वर्ग का शोषण किया जाता है उसको दिखाना, और बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से अश्क जी ने इस कहानी का चित्रण किया है। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण है, क्योंकि जब बाकर सांझ के समय वापस लौट रहा है तो वहां चारों ओर प्रकृति की छटा जो बिखरी हुई है उसका सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। जहां पशुओं का मेला लगता है, ये राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ जो पशुओं का मेला लगता है, किस प्रकार चारों ओर धूल भरा वातावरण है उसको दिखाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। और सबसे बड़ी जो बात है मनोवैज्ञानिकता, बाकर के मन में क्या चल रहा है अपनी बेटी को लेकर, उसकी इच्छाओं को लेकर, उसकी आकांक्षाओं को लेकर, अपनी पत्नी को दिए गए वचन को लेकर, उन सब बातों पर विशेष रूप से भाव को केंद्रित किया गया है। तो इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और मार्मिक कहानी है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।